मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर सराही के द्वारा संचालित न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप लोगों को विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र को अध्ययन कराऊंगा। आज के टॉपिक में हमने क्लास 10 के रसायन शास्त्र के अंकों का वितरण एवं उनके सिलेबस पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 के केमिस्ट्री के सिलेबस। क्लास 10 के केमिस्ट्री के सिलेबस को देखने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे इस बात का चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री विज्ञान के अंतर्गत है और विज्ञान का एक भाग है, तो उसी विज्ञान को हम लोग आधारभूत मानते हुए केमिस्ट्री को देखते हैं। विज्ञान 10वीं में विज्ञान से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 80 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं यानी थ्योरी होते हैं और 20 अंकों के प्रायोगिक होते हैं यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें थ्योरी एग्जाम को लिखा जाता है और प्रायोगिक एक अलग होता है जो कि स्कूल में होता है। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे थ्योरी सैद्धांतिक परीक्षा सैद्धांतिक के अंतर्गत देखेंगे 80 मार्क फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आते हैं, इसमें हम मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे इन 80 अंकों में से हमें रसायन में कितने अंकों के अध्ययन करना है अथवा एग्जाम में पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक थ्योरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिकी फिजिक्स, दूसरा है रसायन केमिस्ट्री, तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसमें सैद्धांतिक में मुख्य रूप से रसायन को यदि हम देखते हैं तो रसायन से हमें 26 से 28 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सैद्धांतिक में 26 से 28 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 26 से 28 अंक कुछ इस प्रकार से हमें पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। यानी रसायन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में हमें पूछे जाते हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कुल 16 प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ 16 प्रश्न होते हैं और यही रेशियो आपको फिजिक्स और बायोलॉजी में होते हैं। अर्थात कह सकते हैं साइंस में ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत 16 तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होते हैं। इस तरह देखते हैं तो साइंस में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 48 होते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ उनमें से 40 के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 16 होते हैं, जिनमें से हम 16 के भी जवाब दे सकते हैं अथवा उनसे कम के भी जवाब दे सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि 48 प्रश्नों के समूह में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के हैं, उनमें से हम 40 ही प्रश्नों के जवाब देंगे। वो 40 के 40 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे बायोलॉजी को, किसी में कुछ कम का, किसी में कुछ ज्यादा का हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है कि 16 है 16 का देना है अथवा 13 का ही देना है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप में औसतन 13 को लेके चलते हैं, 13 को लेके चलते हैं औसत के रूप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में 16 प्रश्न रसायन से होते हैं, जिसमें औसतन हम 13 प्रश्न का जवाब देते हैं, जो प्रत्येक 1 अंक के होते हैं, तो टोटल 13 अंक होते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में 7 पूछे जाते, 7 दिए हुए होते हैं, जिनमें हमें 4 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और प्रत्येक शॉर्ट प्रश्न 2 अंकों के होते हैं। इस तरह हम देखते हैं 8 मार्क के हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या केमिस्ट्री में 2 होते हैं और ये अथवा के रूप में होते हैं और के रूप में होते हैं, जिनमें से 1 का हमें जवाब देना होता है और इनके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। इस तरह से 5 मार्क होते हैं। अब हम टोटल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 16 प्रश्न से 13 के जवाब देने पड़ते हैं औसतन, और शॉर्ट टाइप में 7 क्वेश्चन पूछे दिए हुए होते हैं, जिनमें 4 के जवाब देने होते हैं, प्रत्येक 2 अंकों के होते हैं, 8 अंक होते हैं। लॉन्ग टाइप 2 होते हैं, जिनमें से 1 के जवाब देने होते हैं, ये 5 अंकों के होते हैं, कुल 5 अंक होते हैं। यहाँ पे हम सभी को जोड़ते हैं तो 13, 8, 5 कुल यहाँ पे 26 मार्क होते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में हमें टोटल 26 मार्कों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इन मार्कों में 1 या 2
ऑब्जेक्टिव के रूप में बढ़ जाते हैं अथवा घट जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी टोटल मार्क में 26 या 28 किया है, लेकिन आप लोग मूलतः 26 को ही बेसिक मान के चलिएगा। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है और क्लास 10वीं के रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करना है और उस चैप्टर के संबंधित टॉपिक को भी जानना है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग का क्लास 10 के केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत ही हम लोग मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी चैप्टर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका कि काफी हमें जरूरी पड़ती है और बार बार ये हमें देखने को मिलेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया और साथ ही साथ ऑक्सीकरण अभिकरण के विषय में भी इस चैप्टर में जानेंगे। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे रासायनिक समीकरण के विषय में। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं, किस तरह से रासायनिक समीकरण को एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड दर्शाते हैं और किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, इन सभी का विस्तृत अध्ययन हम लोग पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में करेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर आते हैं अम्ल, भस्म और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से अम्ल, भस्म और लवण की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से हम लोग अम्ल, भस्म अथवा लवण की पहचान कर सकते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का होता है और बार बार हम लोग को इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, वो होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल किसी भी तत्वों की क्षारीयता अथवा अम्लता को दर्शाने वाला एक स्केल होता है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक अंक दर्शाए हुए रहते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि किसी भी अम्लता अथवा क्षारीयता की पहचान कैसे करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको विस्तृत अध्ययन हम लोग इस पाठ अम्ल, भस्म और लवण के अंतर्गत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा अगला तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। बहुत ही भिविया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मुख्य रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ अयस्कों से निष्कर्षण के विषय में जानेंगे और धातु कण। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हमारा चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन के क्या गुण होते हैं, कार्बन की कैसी संरचना होती है, कार्बन को किस सूत्र द्वारा सूचित करते हैं और कार्बन और उनके यौगिक की क्या क्या विशेषताएं होती है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कार्बन को किस प्रकार से हम लोग सामान्य नाम और आयुक्तिक नाम में देखते हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे एल्कीन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। इसके अंतर्गत यह एक सूत्र होते हैं, इसके हम लोग रख के आगे कार्बनिक यौगिकों के संरचना को दर्शाते हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग और इम्पोर्टेंट विषय टॉपिक पढ़ेंगे हीरा। हीरा जो कि कार्बन का एक अपरूप है, ठीक ना। हीरा की रचना और इनके गुण क्या सब होते हैं, इनको इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग डिटर्जेंट, जिसको धोवन सोडा कहते हैं, धोने वाले सोडा के विषय में काफी गहराई से अध्ययन करेंगे। हमारा अगला पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। रसायन केमिस्ट्री में आप लोग को तत्वों की ज्ञान होना बहुत जरूरी है और किस तरह से तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों का क्या स्थान होते हैं, आवर्त वर्ग इत्यादि, कौन से तत्व कहाँ रखते हैं, हेलोजन, अक्रिय, अर्थ मेटल, अर्थकली
अर्थ मैटर, इन सभी के विषय में हम लोग तत्वों के आवर्त सारणी में जानेंगे। और इस चैप्टर में गहराई से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आवर्त सारणी का विकास हुआ है, और इस आवर्त सारणी के विकास के क्रम में ढेर सारे वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें से पहला वैज्ञानिक आते हैं लभवाजे साहब। लभवाजे साहब ने जो तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, आवर्त सारणी बना रहे थे, तो इन्होंने इनका आधार बनाया था धातु और अधातु। इन्होंने धातु और अधातु के आधार पे आवर्त सारणी का विकास किया था। इसके बाद फिर दूसरे आते हैं डॉवरेनर साहब। डॉवरेनर साहब ने त्रिक का नियम दिया था, जिनमें इन्होंने बताया था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु क्रमांक दूसरे अर्थात मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। डॉवरेनर साहब के त्रिक के नियम में हम इनका अध्ययन करेंगे। और फिर हमारे न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिए थे और इन्होंने कहे थे यदि तत्वों को उनको परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक तत्व के पहले और आठवें तत्व का गुण आपस में एक समान होते हैं। ऐसा न्यूलैंड साहब ने अपने अष्टक नियम में बताए थे। अगला आते हैं हमारे मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने भी आवर्त सारणी के विकास में काफी योगदान दिए थे। यहाँ से आवर्त सारणी का प्रचलन बढ़ जाता है। मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी को भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आजकल के प्रचलन में जो सबसे ज्यादा हम लोग आजकल पीरियडिक टेबल का अध्ययन करते हैं, वह पीरियडिक टेबल दिया हुआ है मोसले साहब के द्वारा। और मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया था। इसी मोसले साहब के आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, आवर्त सारणी में हैलोजन के स्थान क्या होते हैं, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के स्थान क्या होते हैं। इसी तरह से आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के स्थान का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। हमारा अगला चैप्टर और छठा चैप्टर आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के स्रोत क्या हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त होती है और इनके प्रकार के विषय में जानेंगे। और प्राकृतिक संसाधन के उपयोग और दोहन के विषय में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन चैप्टर में। यहाँ पे मुख्य रूप से हमने देखा क्लास 10th में केमिस्ट्री के अंतर्गत ये 6 चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका कि विस्तृत टॉपिक का भी चर्चा हमने कर दिया है। आगे हम लोग पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक क्लास लेके आऊंगा, ताकि इन सभी चैप्टर को पढ़ने में जो हमें मूल रासायनिक बातों की जरूरी पड़ेगी, फॉर्मूला की जरूरी पड़ेगी, उन सभी चीजों को मैं अपने बेसिक क्लास में लेके आऊंगा, ताकि हम लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद।